अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप को अब कैसे देखा जा रहा है? मारवी साहबा, बहुत शुक्रिया। डोनाल्ड ट्रंप को किसी पीआर के बंदे की ज़रूरत नहीं है। वो अपनी पीआर खुद करता रहता है, अपनी तारीफ करता रहता है। ये बताइएगा कि अमेरिका इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप को कैसे देख रहा है? उसको मसीहा के तौर पर देख रहा है, उसको एक बड़ा लीडर समझ रहा है जिसने बड़ा काम किया, या जिस तरह पाकिस्तान के अंदर और दुनिया भर के अंदर उसका ठट्ठा लग रहा है वैसे ठट्ठा लग रहा है? व्हाट्स योर टेक? बहुत बहुत शुक्रिया तलत साहब। असल में बहुत ही मिक्स्ड बैग है यहाँ पर। जो एक डेमोक्रेट्स आपको 5-6 महीने पहले तक बिल्कुल उनकी जो आपको जिंदा लाश नजर आ रहे थे, उनके अंदर ट्रंप ने एक जिंदगी फूंक दी है। तो अब वो हर जगह, हर जो काउंटी है उसके अंदर कोई ना कोई इवेंट हो रहा होता है, कोई ना कोई प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा होता है। जिस दिन स्ट्राइक की थी फर्डो के ऊपर अमेरिका ने, उस दिन हमें रात को पता चला था, अगले दिन सुबह सुबह से डेमोन्स्ट्रेशंस जो हैं वो पूरे मुल्क में, खासतौर पे वाशिंगटन डीसी में काफ़ी बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था और उसके उसमें बड़े लोगों ने नारे वारे लगाए थे। डेमोक्रेट्स उसमें पेश पेश थे, लेकिन ये बात भी जो है वो नोट करने की है कि वो ऑर्गेनाइज डेमोक्रेट्स ने नहीं किए थे। वो आम लोग, सिविल सोसाइटी और जो एक्टिविस्ट हैं वो उनको ऑर्गेनाइज कर रहे थे। बाकी जो इनका मागा बेस है डोनाल्ड ट्रंप की, उसके अंदर बहुत बेचैनी सी पाई जाती थी, क्योंकि उन्होंने उनको स्लोगन बेचा गया था एंटी वॉर का। और वो इसमें बड़ा प्राइड लेते थे कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो वॉर ख़त्म करने वालों में से हैं, वॉर शुरू करने वालों में से नहीं है। तो जब ये स्ट्राइक हुई ईरान के ऊपर, फर्डो के ऊपर, तो उस वक्त आपको फौरी तौर पर जो रिएक्शन आया वो बहुत मज़ेदार रिएक्शन था, क्योंकि यहाँ पे एक मार्जरी टेलर ग्रीन, आप जानते होंगे, एमजीटी हैं, जो यहाँ की लेडी जैद हामिद आप समझ लें, वो हैं। उन्होंने फौरी तौर पर रिएक्ट किया नेगेटिवली और मायूसी का इजहार किया। इसी तरह से और बहुत से लोग थे जिन्होंने बहुत मायूसी का इजहार किया, जो कि मैगा बेस में बहुत आगे आगे बहुत प्रोमिनेंट नाम थे। उसके बाद हमने देखा बाय द इवनिंग जो है फॉक्स न्यूज़ ने अपने ऊपर काबू पाया, और उनके जो एंकर्स हैं उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की बेइंतहा तारीफें शुरू कर दी, और फिर हेड ओवर हील्स एवरी रिपब्लिकन वन आफ्टर द अदर स्टार्टेड कमिंग टू फॉक्स न्यूज़ स्क्रीन और डिफेंड करना शुरू हो गया ट्रंप को। और उसके बाद हमने ये सिचुएशन बदलते हुए देखी कि अगले दिन तक जब खास तौर पे सीज फायर का ऐलान किया डोनाल्ड ट्रंप ने, तो उसके बाद दोबारा उसको जी मास्टर स्ट्रोक है डोनाल्ड ट्रंप का और ये सब है। मगर ये भी जो उसकी मुखालफत है वो भी बहुत नोटवर्दी है। वो इससे पहले इलेक्शन ठीक। कैंपेन में उतना से मुखालफत नजर नहीं आई थी, और उसके बाद जब टैरिफ का सिलसिला शुरू किया तो वो मुखालफत बड़ी होनी शुरू हुई। इमिग्रेशन के ऊपर जो इमिग्रेंट्स पे किया तो और ज्यादा हो गई। अब इस एक्शन के बाद वो उस मुखालफत में उसने भी बहुत ज्यादा जोर पकड़ लिया है। तो दोनों कैंप्स हैं, दोनों अच्छा जो है। मालवीय, अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ, ये बड़ा दिलचस्प इंसाइट आपने हमसे शेयर किया। ये जो इसराइल के ख़िलाफ़ भी उसने कुछ बात की गुस्से के अंदर, और कहा कि मैं उससे भी नाखुश हूँ। ये क्या ऑप्टिक्स है, ये बताने के लिए कि मैं कितना मुतवाज़न शख्स हूँ और मैं कितना न्यूट्रल हूँ तेहरान और तेल अवीव के दरमियान, मेरी पॉलिसी कितनी न्यूट्रल है, ये जानते हुए कि इस जंग का सबसे बड़ा हमला ईरान के जी ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने किया, लेकिन अब वो ऐसे पोस्ट कर रहा है कि जिस तरह ये तो लड़ाई इसराइल और ईरान की थी और मैं दोनों से नाखुश हूँ। जी, बिल्कुल ये बात भी हो सकती है, मगर एक यहाँ पर एक और सेगमेंट है जो एनालिस्ट का और जर्नलिस्ट का, जिसका ये ख्याल है कि ये सबका सब कोरियोग्राफ था। और चूंकि यहाँ पे कोई भी प्रेसिडेंट हो, चाहे वो डेमोक्रेट्स में से हो या रिपब्लिकन्स में से हो, वो इसराइल के खिलाफ पोजीशन नहीं ले सकता। बहुत बड़ी बड़ी मजबूरियां हैं, इसराइली लॉबी बहुत मजबूत है, बहुत रिच है, और अगर वो आपके पीछे पड़ जाए तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप
यू कैन नॉट इवन गेट अ नेक्स्ट जॉब। ये जर्नलिस्टों के का भी मसला है। आपको CNN और ये सब मीडिया हाउसेस बहुत प्रो इसराइल नजर आते होंगे, या ऐसे वो आर्टिकुलेट ऐसे करते हैं गजा की खबरों को कि वो हमें लगता है बहुत अनफेयर है, मगर ये बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है यहाँ पे। हमारी बहुत सारी, जो मैं यूकॉन में पढ़ाती थी, यूनिवर्सिटी ऑफ कनेटिकट में पिछले साल तक, और हमारी बहुत सारे लोगों की जॉब्स गई थी इस वजह से कि हम लोगों ने ट्वीट्स की थी गजा के लिए। तो यहाँ पे ये बहुत मसला है, और अब जब पॉलिटिकल ऑफिस हो तो आप बिल्कुल ये खतरा नहीं मोल ले सकते। तो यहाँ पे कुछ लोगों का ये ख्याल है कि ये सब कोरियोग्राफ किया था ट्रंप ने, और शायद ये जो नीम दिली से ये स्ट्राइक्स की थी टू प्लेकेट इजराइल, और अब वो उसकी उम्मीद थी कि इजराइल अब इतना कुछ करने के बाद अब उसकी बात मानेगा और थोड़ा सा काम डाउन हो जाएगा। लेकिन चूंकि वो काम डाउन नहीं हो रहा, अभी तक स्ट्राइक्स कर रहा है, तो डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा जो है वो जेन्युइन था। एक ये तबका है। दूसरा एक सेगमेंट है जो वो बिल्कुल आपकी वाली बात करता है, और वो इन लोगों का ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी बेस के खिलाफ जाके, उसकी बेस जो थी यहाँ पे मेगा बेस, वो नहीं चाहती थी कि डोनाल्ड ट्रंप ये हमला करे, सिर्फ इसराइल चाहता था। और एक और छोटी सी र्यूमर सी यहाँ पे गर्दिश कर रही थी DC में, कि शायद आपको याद होगा जेफरी एप्स्टेन का वाकया, उसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो जी। गोडे गोडे इन्वॉल्व थे, और उसी वजह से उन्होंने उसकी फाइलें जो हैं वो भी कन्फिस्केट कर ली हैं। और ये भी लोगों को पता है यहाँ पर कि वो एक बहुत बड़ा ब्लैकमेलिंग ऑपरेशन था। तो कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि शायद नेतन्याहू उसमें इन्वॉल्व था, और उसको पूरा ऑर्केस्ट्रेट करने में, और मे बी US के पॉलिसी मेकर्स इंक्लूडिंग डोनाल्ड ट्रंप उसमें शायद ब्लैकमेल हो रहे हो। सो ये एक ऐसी मज़ेदार सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी, तो मैं आपसे कर दी, बट अदरवाइज ये मुख्तलिफ ख्यालात यहाँ पे पाए जाते हैं। ये फैसिनेटिंग है फ्रैंकली। ये डोनाल्ड ट्रंप ने तो एक ऐसा सर्कस बनाया हुआ है कि तमाम दुनिया को उसने अपने कब्जे में लिया हुआ है, कम से कम आई बॉल्स की हद तक दिमाग जो भी सोच रहा हो। क्विकली अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ कि अमेरिका के अंदर की खबरें, आपने प्रोटेस्ट का जिक्र किया, ये बड़ी अहम खबर थी कि कितने बड़े पैमाने पर ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं। जो इमिग्रेंट्स का मामला है वो कितना बड़ा डोनाल्ड ट्रंप के लिए दर्द सर है, और कोई और ऐसा काम नहीं है जो उसने इस्टेब्लिश किया हो। अगर ट्रेड डील्स को भी देखें, 99 दिनों में 99 डील्स करनी थी, सिर्फ 2 डील्स वो कर पाया। तो क्विकली अगर आप बताएं, ये भी हो सकता है कि ये सब कुछ उसने डिस्ट्रैक्ट करने के लिए किया हो, अंदर खाने जो मसाइल हैं, और उसने अपने आप को तमाम तवानाइयाँ जो है बाहर की तरफ उसने सर्व करवाई। जी बिल्कुल, डिस्ट्रैक्शन भी एक हो सकता है, और इसमें तो इसराइल को भी डिस्ट्रैक्शन चाहिए चाहिए थी, क्योंकि आप देखिए उसने जो पिछले कुछ दिनों में गजा के अंदर किया है, वो बिल्कुल लोगों की नज़रों से ओझल हो गया है। जो टॉक्स चल रही थी गजा के ऊपर, वो बिल्कुल जो है उसके ऊपर किसी की नज़र नहीं जा रही है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ तलत साहब, जो मेरा नहीं ख्याल कि शायद पाकिस्तान में भी हमसे ओवरसाइट हो गई है, इतना हमने उसको अहमियत नहीं दी, वो एक बहुत अहम डिक्लेरेशन, इस्तांबुल डिक्लेरेशन जो आया है। मैं उसको आपके प्रोग्राम शुरू होने से पहले पढ़ रही थी, और ये आप जैसे एनालिसिस करते होते ना नोट्स लेके, मैंने वैसे करने की कोशिश की है। ये एक बहुत ज़बरदस्त, बहुत स्ट्रांगली वर्डेड डिक्लेरेशन है, और इसकी उतनी कवरेज नहीं हुई जितना ये डिजर्व करता है। इसमें उन्होंने कोई 33 पॉइंट्स हैं, जिसके अंदर से 10 में उन्होंने इसराइल को कंडेम किया है, बहुत स्ट्रांगली कंडेम किया है। और एक मजेदार बात यह कि उन्होंने इंडिया को भी कंडेम किया है। और जिस वक्त वो कश्मीर का जिक्र कर रहे हैं, तो पाकिस्तान के वाले कश्मीर को आज़ाद जम्मू कश्मीर कह रहे हैं, और इंडिया के जो है जिसे हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं, उसके लिए उन्होंने इस्तेमाल किया है इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, और उसमें उन्होंने पाकिस्तान का वाज़े तौर पर इसमें साथ दिया है। तो ये सब चीज़ों से ओझल हो गई खबरों से जब ये सब आया। मैं नहीं कह रही कि डिक्लेरेशन को करने के लिए किया, मगर आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि बहुत सारे यहाँ पर ऐसे मामलात थे जिससे वो जो ओर्टेगो गार्सिया था, जो यहाँ का स्पेनिश वो था, उसको इन्होंने उठा के एक ग्वांटानामो टाइप की जेल है वहां पर भेज दिया जी था, जी एल जी। सल्वाडोर। और वो गलत हजार चीजें बातें ऐसी हो रही थी जिसकी वजह से उसकी सुबकी हो जी रही थी। तो उसकी है सुर्खी हो रही डोनाल्ड थी। ट्रंप कुछ, नजर एग्जैक्टली। आता है कुछ, ये तो अब हमें कहना पड़ेगा।